और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। इस्तकबाल करते हैं JKLH प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। साल 2025 हमसे विदा लेने को है और 2026 की दहलीज हमसे बहुत करीब है। साल के गुजरने के साथ बहुत सी चीजें धूमिल भी हो जाती हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी मौजूदगी को बुलाने ही नहीं देती। अगर सियासी चश्मे से देखें तो ये मुद्दा था स्टेटहुड का जम्मू कश्मीर के लिए, यानी रियासत की बहाली का ऐसा मुद्दा जो वक्तन फवक्तन हमने देखा कि तेज और शदीद होता रहा। वैसे तो ये मौजू जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद से ही सरे फहरिस्त रहा, लेकिन इसे पाने की शिद्दत में और इजाफा उस वक्त हुआ जब यूटी में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत तश्कील हुई। फिर क्या था, बीजेपी छोड़ तमाम पार्टियों ने, ऑपोजिशन पार्टियों ने, जिसमें बीजेपी को अगर साइड में रखें तो उमर सरकार पर नजरें मरकूज रखती हुई दिखाई दी और धीरे धीरे ऑपोजिशन पार्टियां उमर सरकार पर स्टेटहुड की बहाली यानी रियासत की बहाली के लिए नाकाम रहने का इल्जाम लगाती हुई दिखी। तो कई पार्टियों ने खुद भी कोशिशें की, जिसमें कांग्रेस की कोशिश दिल्ली से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर दिखाई दी, हमारा रस, हमारा हक, हमारी रियासत, हमारा हक के तौर पर। और इसी तरह हमने देखा कि पीडीपी ने इल्जाम लगाया एनसी पर कि आप रियासत की दर्जे की बहाली के लिए कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ आपने उस वक्त जो चुनावी वादा किया था वो ये वादा था कि स्टेटहुड के साथ आर्टिकल 370 के हवाले से भी आपने पुरजोर आवाज उठाई, लेकिन जब आपकी सरकार बन गई तो आप 370 को भूल गए, ऐसा पीडीपी इल्जाम लगाती रही। तो राज्य का दर्जा, रियासत की बहाली की मांग जम्मू कश्मीर की सियासत पर 2025 में हावी रही और नाकाम बताकर सरकार को उस पर निशाना साधा जाता रहा। सवाल ये उठता है कि कौन सी पार्टी किस तरह की कोशिशें करती हुई दिखाई दी और एनसी की कोशिशों को क्या कहा जाए। कई खास मेहमान हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 साल अब जाने को है और अगर मुद्दे की बात करें रियासत की बहाली के मुद्दे की, तो कितना उस पे कोशिशें वो शिद्दत ला पाए हैं। कई खास मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं, आपको बताएं तफसील के साथ। कई मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है, कुंजर के खरपुरा जंगल में ठिकाने का, आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया है। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और साथ ही साथ कई कहा जा रहा है कि अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद की गई हैं और आईईडी को कहा जा रहा है कि मौके पर नष्ट कर दिया गया है। कुंजर का ये खरपुरा जंगल है जहां पर आतंकियों का ठिकाना दिखा और आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया गया है और यहां से आईईडी भी एक प्राप्त हुई थी जिसे नाकारा बना दिया गया और इसके अलावा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको मालूम है कि जंगलों में पनाह लेते हैं आतंकी दहशतगर्द, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जंगलों में छुप जाते हैं और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी तरह के हाइडआउट्स का पता लगा लेना अपने आप में बड़ी कामयाबी समझी जाती है। तो ये कामयाबी कुंजर में मिली है, बड़ी सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि आईईडी भी था तो आईईडी को नष्ट कर दिया गया है मौके पर। ये कुंजर के खरपुरा का जंगल है जहां पर आतंकियों का ठिकाना दिखा, आतंकियों के हाइडआउट को बस्ट किया गया है और साथ ही साथ इस हाइडआउट में आपको बताएं कि गोला बारूद भी था और कहा जा रहा है कि दिगर आपत्तिजनक सामान थे जिसे कब्जे में लिया गया है और आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखाएंगे हाइडआउट की अब से कुछ ही देर में और इन्हीं हाइडआउट्स में छिपकर इन्हीं आतंकी जो रहते हैं वो इन्हीं ठिकानों में छुपकर तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। इन्हीं हाइडआउट्स में देखिए आप हाइडआउट देख रहे हैं, किस तरह से ऊपर से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे आप कि इसके अंदर भी कोई रह सकता है। इन्हीं हाइडआउट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पता लगाकर उन्हें नष्ट किया जाता है। ये एक अपने आप में बड़ी सफलता है। मुनीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की इन्हीं हाइडआउट्स में छुपकर आतंकी तखरीबी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग्स करते हैं। बिल्कुल सना, आपने सही कहा है और आज जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन हुआ है और 176 बटालियन सीआरपीएफ जो है और 2RR है और एसओजी कुंजर पटन जो है मिलकर और एसडीपीओ टंगमरम और दीगर जो कश्मीर पुलिस जो है और दोनों मिलकर उन्होंने ये सर्च ऑपरेशन जब शुरू किया है तो वहाँ कुंजर के साथ ही जो खारपुरा एक विलेज है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है और उसमें
ये जो हाइड आउट है वहाँ पे मिला है, और उसमें एक प्रेशर कुकर भी मिला है, और उसमें जो अलॉन्ग विद बैटरी जो थी जैसे आईईडी के तौर पे हैं, तो उसको फिलहाल मौके पे उन्होंने ब्लास्ट कर दिया है। और दीगर जो बाकी असला और दीगर चीजें जो है वहाँ पे उस हाइड आउट में थी, और लाल पुलिस ने उन्हें अपने तहवील में ले लिया है और मजीद तफ्तीश इस सिलसिले में जारी है। और क्योंकि इससे पहले भी चंद दिन पहले पटन एरिया में, क्रीरी एरिया में इस तरह का हाइड आउट मिला था, और आज इस कुंदर एरिया में है, तो इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स की ये कार्रवाई हो रही है कि जिस तरह भी दहशतगर्दों के ऐसे हाइड आउट है उनको तबाह किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो बड़ी सफलता के तौर पर से देखा जाए। बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मौजू है, अगर प्राइम डिबेट JKLH की बात करें तो कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए बगैर वक्त गवाए उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनका रुख करेंगे सीधे तौर पर रजनी सेठी साहब, जो कि हमारे साथ BJP स्पोक्स पर्सन के तौर पर, और इसके अलावा आकाश वर्मा हमसे जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है। और वहीं इकबाल ताहिर साहब PJP स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं इस्तकबाल। और जगदीप सिंह साहब कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनी सेठी साहिबा आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और एक और खास मेहमान हमारे दरमियान स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, शायद आकाश वर्मा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अगर ज्वाइन किया हो तो आप प्लीज इशारे से कहिएगा कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और रजनी साहिबा अभी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी का हमने जिक्र किया आपसे कुछ देर पहले कि उन्हें छोड़कर, क्योंकि बीजेपी कहती रही है कि राइट टाइम आएगा तो स्टेटहुड दिया जाएगा। 2025 की हम बात करें, सबसे पहले रुख कर लेते हैं जगदीप सिंह का। जगदीप सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारी रियासत हमारा हक के तहत आपने स्टेटहुड को लेकर कोशिशें की, चाहे दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, हर जगह दिखाई दिया। लेकिन एक साल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस कार्यकाल को स्टेटहुड के लिए, और जब सरकार आई थी, जब आपने कहा था कि हम इनको अपनी हिमायत देते हैं, उस वक्त आपने क्या इनसे उम्मीद लगाई थी, और अभी आप क्या कहना चाहेंगे एक साल के इस कार्यकाल में स्टेटहुड को लेकर सरकार ने क्या किया? सना जी आदाब। जब आपने भूमिका बांधी तो आपने कहा कि सियासी चश्मे से अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के सूरत हवाल, तो फिर उसके बाद आपने विस्तृत वर्णन किया। मेरी गुजारिश है तमाम पैनलिस्ट जो बैठे हैं इस चर्चा में, उनसे भी कि थोड़ी देर के लिए अपने सियासी चश्मों को जरा उतार कर एक तरफ रख दीजिए, और आरोपों और प्रत्यारोपों का जो सिलसिला अब शुरू होगा उससे कहीं बेहतर होगा कि हम निष्कर्ष पर पहुंचे और आपके दर्शकों को कुछ परोस सके। सबसे पहली बात तो ये, जो पहला इल्जाम आयद होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि भैया आपने इलेक्शन क्यों लड़ा, अगर आपको पता था कि हमें स्टेटहुड नहीं मिलना, तो मेरा इस पर सीधा ये कहना है कि जब देश का गृह मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्टेटहुड की बहाली का सीधा मौखिक आश्वासन दें, तो उसके बाद इस पर बात करना बेमानी है। दूसरी बात, एक बड़े उदाहरण के साथ आपके स्पष्ट सामने रखना चाहूंगा। आज से कुछ बरस पहले हमारे देश के एक पूर्व वित्तीय कमिश्नर ने बड़े खुले शब्दों में पब्लिक डोमेन से कहा कि जितने गैर भाजपाई प्रदेश थे वहां पर मुझे प्रधानमंत्री ने स्वयं मना किया कि आप उन प्रदेशों को दिए जाने वाली राशि में कटौती करें। तमिलनाडु का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वहां के गवर्नर रवि को एक तरफ दरकिनार करते हुए उन तमाम 10 बिलों को जो जनहित में थे, जो 3 सालों से वो व्यक्ति दबाए बैठा था, उनको पास करने के लिए आगे बढ़कर उस पर अपनी मोहर लगाई। इसी तरीके से ऐसे तमाम प्रदेश, पंजाब हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, हालत ये है कि जहां पर भाजपा नहीं जीतती वहां पर ये गवर्नर जैसे पद की, जिसकी एक गरिमा हुआ करती थी लोकतंत्र में, वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में देखिए, इससे बड़ी मूर्खता की प्रकाष्ठा क्या होगी कि मैंने भाजपा के कई बड़े नेताओं के बयान सुने हैं जो यहां तक आरोप लगाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि पहलगाम हमला हो गया जनाब, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग करते हैं, आप लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री को इतने सशक्त जनादेश के बाद उस मीटिंग में बैठाने के लिए कॉल तक नहीं करते हैं, और तदुपरांत आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, चूंकि हम इस गठबंधन का हिस्सा है, और अगर उसको एक तरफ भी रख दे तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने भाजपा के 28 और इनफैक्ट 29 विधायकों को चुनकर जो है वो देश की प्रदेश की विधानसभा में भेजा है। तो मुझे लगता है कि स्टेटहुड पर बात होनी चाहिए और यथाशीघ्र स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए।
जी नहीं, तो मैंने सवाल सीधे तौर पर ये पूछा था कि एनसी की कोशिशों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप चूंकि गठबंधन में हैं या फिर समर्थन दे रहे हैं, यूं कहें, तो आप खुलकर बोलना नहीं चाहते। आकाश वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, सरकार ने जो इस इलेक्शन लड़ा, चुनावी तशहीर में 370 और रियासत की बहाली के मुद्दे को सब सरे फहरिस्त रखा। 1 साल गुजर चुका है, सरकार ने क्या पाया है इस हवाले से? क्या एनसी सरकार मुतमईन है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि उस पर इत्तफा कर लेना चाहिए कि जब राइट टाइम आएगा तब हम देंगे? आकाश जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिएगा जरा। अभी भी नहीं आ रही आपकी ऑडियो। हेलो जी, अब आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि जैसा आपने मुझसे सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुतमईन है या नहीं, तो ये बात अगर आप अभी की जो रिसेंट प्रोसीडिंग्स हैं, अगर मैं लोकसभा की बात करूं या राज्यसभा की बात करूं, तो उसमें आपको ये देखने को मिला होगा कि जो हमारे यहाँ से चुने हुए हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, 5 के 5, 3 जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 2 लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो उन्होंने सभी ने एक ही धुन में जो हमारी मरकज की सरकार है उससे यही कहा कि जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ अस्तित्व है, जो खोया हुआ स्टेटस है, उसे बहाल करने की जरूरत है। आज जम्मू कश्मीर को 10 साल के बाद एक चुनी हुई सरकार मिली है, और वो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब द्वारा एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही है, जिसका नुकसान सीधा कहूं मैं तो वो लोगों को है। तो उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि एक ब्रूट मेजोरिटी लेके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर आई है, तो उस सरकार को मौका देना चाहिए कि वो अपनी फुल कैपेसिटी में, फुल स्विंग में लोगों की खिदमत कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये मरकज की जो सरकार है उसके कानों तक पहुंच नहीं रही, और पिछले मैं कहूं कि लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। ये जो जद्दोजहद थी, ये तो मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद से ही शुरू हुई थी। सबसे पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी वाहिद पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद जब कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जैसा कि जगदीप जी ने भी कहा, कि हमें कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस मिला, वो भी इस देश की टॉप लीडरशिप से, कि जो जम्मू कश्मीर का जो रियासत का जो हक है वो उसे वापस मिलेगा, उसके बुनियाद पे यहाँ पर इलेक्शन लड़ा गया, चुनी हुई सरकार बनी। लेकिन मैं आज बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि अभी तक सरकार को, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया है बने हुए, अभी तक वो राइट्स हमारे जो लोगों के छीने गए थे 5 अगस्त 2019 को, उनसे हमें आज भी महरूम रखा गया है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो मरकज की सरकार है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जो जज्बात हैं उसको समझे, और जल्द से जल्द जो रियासती जो दर्जा है उसे बहाल करे। जहां तक 370 और जी, मैं जहां आपने क्योंकि मुझसे 370 के ऊपर भी पूछा, मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, हमारे जो कायद हैं, हमारे लीडर हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, तो जो हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं वो हमसे पूछती हैं कि भाई आप 370 और 35A के ऊपर बात क्यों नहीं करते। हमने ये चीज पहले भी स्पष्ट की कि हम उन लोगों से इस चीज की तवक्को नहीं कर सकते जिन्होंने ये चीज हमसे छीनी है। इनको 70 साल लगे 370 को हटाने के लिए, हमसे छीनने के लिए, कुछ वक्त हमें भी लगेगा, लेकिन वो जो जंग है वो जारी है। और जो हमारा मकसद है, जितनी भी मैं समझता हूं कि इस देश की जितनी भी सेकुलर माइंडेड और लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस जंग में हमारे साथ हैं, और वो दिन दूर नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो इस जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ वर्चस्व है वो हमें वापस मिलेगा, जो इसकी शान है वो वापस आएगी, और महाराजा की जो स्टेट, जो महाराजा ने हमें विरासत में ये 370 और 35A दिया था, जिसकी वजह से हमारे लोग जो थे वो महफूज थे, वो दोबारा बहाल होगा। ठीक है, और इसी चीज की तो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहना चाह रही है कि जो कोशिशें उन्हें करनी थी उन्होंने की है, और उम्मीद करते हैं। तो क्या ये माना जाए सिर्फ उम्मीद ही किया जाना चाहिए, या कोशिशें और तेज करनी चाहिए? पीडीपी भी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब है। इकबाल ताहिर साहब, एक तो आप निशाने साधते रहे, हमने देखा कि पूरे साल की उम्र सरकार कुछ नहीं कर रही। पीडीपी की अगर माने तो आपने आर्टिकल 370 माफ कीजिएगा, रियासती दर्जे की बहाली के लिए क्या किया, कितनी कोशिशें की? देखिए, जहां तक स्टेटहुड की बात है, ये खुद मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट के सामने
ये स्टेटमेंट दिया है कि वो स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, लेकिन न मरकज इसके लिए सीरियस है और न जो रियासत की सरकार है, यूटी की सरकार है, न वो सीरियस है। दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो हमें नहीं दे रहे हैं, और मरकजी सरकार ये कह रही है कि वो अपने जब वो सही मौका आएगा तो तब वो देंगे। ये बिल्कुल वाजह करता है कि न मरकजी सरकार स्टेटहुड को देने में संजीदा है और न रियासत की जो सरकार है वो किसी तरीके से इसमें सीरियस है। जहाँ तक आप खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है उसमें देखेंगे, आप देखिए उन्होंने 370 की बात की, उन्होंने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने ऑटोनमी की बात की, उन्होंने बात की नॉर्मलसी की, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिपील करने की, उन्होंने बात की कि जो यूथ है उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर क्राइसिस से रिलीफ मिलेगा, सोशल वेलफेयर के स्टेप लिए जाएंगे। तमाम मुद्दों पे जो यहाँ की सरकार है वो नाकाम साबित रही है, क्योंकि वो संजीदा है ही नहीं। ठीक है, अब जब आप मरकज की बात करते हैं, देखिए अभी 25 दिसंबर को वाजपेयी जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी जी। मैं इस डिबेट को उस डायरेक्शन में लेना चाहता हूँ कि जो वाजपेयी जी का कश्मीर डॉक्ट्रिन था, जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत, जब तक उस डॉक्ट्रिन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जो यहाँ के इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। न स्टेटहुड को रिजॉल्व कर पाएंगे, न 370 को रिजॉल्व कर पा रहे हैं, न यहाँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट को रिजॉल्व कर पा रहे हैं, और जो यहाँ पे डेवलपमेंटल और यूथ के इश्यूज हैं न उनको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। ये सिर्फ गोल पोस्ट है, स्टेटहुड एक गोल पोस्ट है, वो तो इनको देना ही है, वो तो हमारा हक है, वो तो हमारा हक है। लेकिन तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई मतलब अभी दुश्वारी नहीं है उमर सरकार के पास, वो काम आराम से कर सकते, पावर का कोई डुअल सिस्टम निजाम आड़े ही नहीं आता करना है, वो उनको डिसाइड करना है। ये तो उनका पोल प्रॉमिस है, वो फेल हुए हैं, वो क्या चला रहे हैं सरकार, क्यों चला रहे हैं सरकार? अगर वो उमर सरकार तो ये कहती है कि भाई हम अगर डुअल पावर निजाम होगा तो हम काम नहीं सही से कर पाएंगे। प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं सरकार में रहने की। रजनी सेठी साहिबा सरकार चला भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और बीजेपी के पास सबसे आखिर में आने का मतलब ये है, भले ही आप जम्मू कश्मीर यूटी में ऑपोजिशन एब्रोगेशन की बात की तो उसके बाद क्या हुआ, लौटूंगे आपके पास। रजनी सेठी साहिबा, आखिर में आपके पास आने का मकसद ये है कि भले ही आप ऑपोजिशन में हो जम्मू कश्मीर यूटी में, लेकिन मरकज में आपकी सरकार है, आप ही की तरफ निगाहें, मरकजी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ निगाहें हैं कि कब दिया जाएगा। देखिए 2019 से 2025 आ गया, जब 2019 से लेकर 2025 तक तकरीबन 7 साल का तकरीबन अरसा है, क्या इस बीच एक बार भी सरकार को नहीं लगा कि रियासत की बहाली, स्टेटहुड वापस दिया जाए, जिसकी वजह से उमर सरकार ये कह रही है कि हम काम नहीं कर पा रहे डुअल सिस्टम निज़ाम की वजह से, डुअल सिस्टम जो डुअल पावर निज़ाम है उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, काम नहीं करने दिया जा रहा, कुछ फैसले लेने होते हैं तो उधर से कोई और रोड़े सामने आ जा रहे हैं। तो आखिर बीजेपी को, केंद्र सरकार को कब लगेगा कि राइट टाइम अब है? जी, मैं एक एक करके सभी के सवालों का जवाब देना चाहूंगी। जगदीप जी ने बात की कि भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। उन्होंने हर प्रदेश की गिनती की, मगर जम्मू कश्मीर पर वो आए नहीं। समझ सकती हूँ, मजबूरी है, उनकी कोalition में है, एनसी के अगेंस्ट बोल नहीं सकते क्योंकि एनसी इस समय उनको गोद में लेकर बैठी है। चाहे उनका वजूद कहीं जम्मू कश्मीर में उन्होंने रखा नहीं रखा, मगर जगदीप जी की मजबूरी है कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते उनको शेल्टर करने की। उन्होंने बात की कि भाजपा ने वादा किया था कि स्टेटहुड दिया जाएगा। भाजपा ने जो वादे किए थे, भाजपा ने पूरे देश में वो वादे पूरे भी किए हैं और जम्मू कश्मीर में भी वो वादा पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और खासतौर से भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे बिल्कुल शक नहीं है कि जो वादा अमित शाह जी ने किया या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उसको जैसे ही यहाँ पर देखा जाएगा, हर सिचुएशन को नॉर्मलाइज है तो कहीं ना कहीं उस वादे को भी पूरा किया जाएगा। रही बात एनसी की, जो आकाश जी ने बात की, उन्होंने कहा कि 370 के हटने के बाद यहाँ लोग महफूज नहीं है। जो इनका वर्डिंग जो मैंने सुनी है, मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ, जब 370 और 35A यहाँ पर था तो आपको क्या जम्मू कश्मीर में अलग लगा था कि लोग महफूज थे,
क्या महिलाओं को उनके दायित्व या उनके राइट्स को दिया जा रहा था एनसी की सरकार में? क्या वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और अन्य दल जो आज वोट देने का राइट रखते हैं, क्या आपकी सरकारों में उनको वोट देने का हक था? ये 370 और 35A को खत्म होने के बाद महिलाओं को उनके अधिकार दिए गए हैं, और वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जिनको 70-75 साल से आप लोग वोट नहीं देने दे रहे थे, आज भाजपा की सरकार ने उनको वोट देने का हक दिया है। आप बात कर रहे हैं कि हमने जो एनसी तो 370 का नाम ही नहीं ले रही ना रजनी सेठी सी, वो तो आर्टिकल 370 के बारे में कुछ कहते ही नहीं है ना। ये तो रियासत के बहाली की, स्टेटहुड की बात करते हैं कि कब देंगे आप। 370 के ऊपर मैं वही कह रही हूँ, आप सुन लीजिए ना। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया स्टेटहुड देंगे, मगर इन्होंने जो वादे किए मैनिफेस्टो में, जो पीडीपी के प्रवक्ता ने भी आपके सामने रखा, जो इन्होंने वादे जम्मू कश्मीर की जनता को किया था, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। मुझे बता दीजिए 1 लाख नौकरी कहाँ है? इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं को पेंशन दी जाएगी, इनके पेंशन का स्कीम कहाँ है? हमारे वादे तो हम पूरे देश में पूरे कर रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर की एक रीजनल पार्टी है। जम्मू कश्मीर की जनता को इन्होंने सुनहरे बाग दिखाए थे कि आपको 1 साल में ये चीजें पूरी की जाएंगी। एक भी वादा पूरा सना जी नहीं हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की इनकी जो पीडीपी की वहां पर पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो भी इनसे सवाल खड़ा कर रही है। सिर्फ बीजेपी सवाल नहीं कर रही, हाँ कांग्रेस नहीं कर रही क्योंकि वो उनकी कोalition में है, उनका मजबूरी है इस समय उनके साथ रहना। रही बात पीडीपी के मेरे भाई की, पीडीपी के भाई ने कहा कि स्टेटहुड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इन्होंने कहा स्टेटहुड जब मिलेगा तब मिलेगा, मगर मेरा एक सवाल एनसी से फिर उमर अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि हमें कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से कोई तंगी नहीं हो रही, हमें फंड खुले तरीके से दिए जा रहे हैं, हम अपना काम कर पाए। मेरा सवाल यही है, जब आपको पूरे फंड सेंटर से अलॉट हो रहे हैं, आप जो पॉलिसीज बनाई थी 1 साल की आपने, वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही? जो आप लोगों ने फ्री राशन की बात की थी, जो बिजली 200 यूनिट आपने सब्सिडी की बात की थी, वो चीजें क्यों नहीं हो पा रही? स्टेटहुड के कारण सारा जम्मू कश्मीर ठप हो गया, ऐसा तो नहीं है ना? ठीक है, आकाश जी इसका जवाब दीजिए। सिर्फ स्टेटहुड ही रुकावट है काम करने की? एनसी कभी ये कहती है, कभी ये कहा जाता है उमर अब्दुल्ला सीएम की तरफ से कि फंड्स उन्हें सही मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा, जिस पर हमने देखा कि ऑपोजिशन पार्टियों ने आड़े हाथों लिया। इल्तिजा मुफ्ती का भी ट्वीट आया। क्या कहेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आपकी तरफ से क्या दिए जाएंगे आकाश जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं, और देखिए आप रीजनल पार्टी पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो सीधे तौर पर कह रही कि आप तो पूरी तरह से नाकाम रहे इन 1 सालों में, जो वादे किए थे आपने किए नहीं, और आप पीछे पड़े हुए हैं रियासत की बहाली के और साथ ही साथ डुअल पावर निजाम को लेकर। देखिए, मैं दोनों की बातों का जवाब दूंगा आपको। मैं आप सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रवक्ता बैठी हैं, मैं इनको, क्योंकि ये हमें वादे गिनवा रही थी और इन्होंने एक चीज और भी कही अपने कंटेक्स्ट में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश भर में सारे वादे पूरे कर रही है। तो मैं सिर्फ मैडम को याद दिलवा दूं कि इन्होंने एक वादा किया था कि हम साल का 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या वो तो ये रोजगार दे पाए? इन्होंने कहा था हम जो स्विस बैंकों में काला धन जमा हुआ है उसको वापस लाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो काला धन वापस आया? इन्होंने कहा था नोटबंदी जो है वो टेरर फंडिंग की वजह से, जो नोटबंदी है उसको हम टेरर फंडिंग उससे खत्म कर देंगे और उससे टेररिज्म का खात्मा होगा। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2019 के बाद 2017 के बाद यहाँ पर जितने घातक हमले हुए हैं वो भाजपा के दौरे हुकूमत में हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा था कि हम यहाँ पर 15 लाख जो है सबके खाते में जो आ जाएगा, क्या वो 15 लाख आया? तो आप अपने वादों की बात तो रहने दीजिए। जहां तक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का सवाल है, पिछले 8 साल से तो आपने जम्मू कश्मीर को, मैं समझता हूं, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो वादों की बात करे ही ना, ये ना करें। जहां तक पीडीपी के जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने हमसे हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर मैं पीडीपी से ये पूछना चाहती हूँ, एडवोकेट ताहिर इकबाल साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो कोशिशें करनी चाहिए या फिर जो कोशिशें उनकी तरफ से रेजोल्यूशन पास करके की गई हैं, ये सिर्फ दिखावा है? आप कह रहे हैं कि नाकाम हो चुकी है, दरअसल उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यानी वाकई में क्या एनसी भी नहीं चाहती, आप ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड की बहाली हो, या फिर उस एनसी सीरियस नहीं है इस पर भी? देखिए, जहां तक एनसी की सरकार है, ये यहाँ पे हेल्पलेस प्रूव हुए हैं। किसी भी इशू को लेकर ये सीरियस है नहीं। अगर ये सीरियस होते तब ये उन इश्यूज को उसी तरीके से हाईलाइट करते और उन पे काम करते। अगर वो लेकिन इनका मकसद ये था,
दिखाना चाहिए था, पीडीपी को दिखाना चाहिए इनका था। इनका मकसद ये था कि हुकूमत में आए नहीं, और वो मेरा हुकूमत सवाल में ये आ था गए हैं और कि अब पीडीपी ने क्या किया स्टेटहुड की बहाली को लेकर? क्या कोशिशें की आपने? पीडीपी ने हमेशा बात की है, पीडीपी ने बात की है, हम एक अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं और हमें अपोजिशन के जरिए से जो अहम मसले हैं, चाहे वो स्टेटहुड है, चाहे वो 370 है, चाहे वो ठीक है। यहाँ के रोजगार का इशू है, हम इशू पे बात जगदीप कर रहे साहब हैं। देखिए, जब और मुद्दा हमने- एक ही रहता है और- तो जब देखिए हमारी रियासत हमारा हक के तहत, जगदीप साहब मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, एनसीए कहती है कि हमें बताया नहीं गया, मुद्दा एक ही है और पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया, तो क्या कांग्रेस इस चीज का क्रेडिट लेने के लिए ऐसा करती है? जब आप दोनों एक ही साथ हैं, हिमायत दे रहे हैं, तो साथ मिलकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ते फिर? जगदीप साहब एक सेकेंड। सना जी, पहली तो बात मैं बड़ी शालीनता से फिर कहना चाहूंगा कि जो पहला वक्तव्य मैंने दिया, हाँ। उसे शायद आपने स्वयं गंभीरता से नहीं लिया, बीइंग एन एंकर। नहीं लिया तमाम मुद्दे मैंने लिया, इसीलिए देखिए आप सुनिए, एनसी एक को मिनट सही सुनिए। तरीके एनसी के देखिए साथ सना हैं, जी, अगर इसलिए आप खुले if you खुले would just खुले give me अल्फाज an से नहीं कह सकते, opportunity, इसलिए आप ऐसा I कहते will हैं highly कि देखिए appreciate- सीएम उमर का वो बयान भी हम आपको सुना सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई उन्हें प्रोटेस्ट करना है, इसको लेकर दिखाना है तो वो अलग ही कर लेते हैं, हमसे कोई बात ही नहीं करते, हमसे कोई बात ही नहीं की सना जाती। जी, मैं वही पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या है फिर? इत्तफाकन एक लंबी उम्र मेरी अखबार नवीसी में गुजरी है, इसलिए मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि 2-3 मिनट जो आप मुझे देंगी वो बराए मेहरबानी अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैंने वो आरोप प्रत्यारोपों के तमाम सिलसिले को चर्चा के निष्कर्ष तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वही सवाल, वही दकियानूसी बातें, वही चिरपरिचित अंदाज में तमाम के तमाम आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मैं आपसे ये, आपने मुझसे भी पूछा, मैं फिर से बताता हूं, क्या तवक्को है आपकी, जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे बताइए। आप ये चाहते हैं कि मैं कहूं कि ये एक बेहतर सरकार नहीं थी? ठीक नहीं, है, मैं ये नहीं कह रही तैयार हूं। एक मिनट सुनिए आप जरा। मेरा सवाल ये है कि आप एक सिपाही सलार को मैदान जंग में उतार देते हैं, उसके हाथ में हथियार दे देते हैं, लेकिन साथ में हथकड़ी लगा देते हैं। अभी पीडीपी के भाई साहब यहां बैठकर ज्ञान बांट रहे थे, जरा मुझे बताइए क्या सीरियसनेस आपको जो है वो नहीं दिखाई दे रही इस सरकार में? जिन पैसों की आप बात कर रहे हैं कि जो वादे पूरे नहीं हुए, जो पैसा आवंटित नहीं हुआ, 50 से ज्यादा केएस ऑफिसर जो है यहां पर वो व्यक्ति बैठकर ट्रांसफर कर रहा है जो अपना चुनाव 2.5 लाख वोटों से हार कर आया है, जबरन काबिज है सत्ता के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि एक प्रदेश की सरकार आखिर कहां से पैसा लाती है? वही पैसा होता है ना जो टैक्स का आप देते हो मरकज को, और मरकज में बैठा प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि आप गैर भाजपाई प्रदेशों के पैसे काट दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, मिस्टर रेड्डी ने कहा जो फाइनेंशियल कमिश्नर था। जवाब दीजिए। तीसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, बराए मेहरबानी ये बताइए, सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग होती है, जम्मू कश्मीर आतंकवाद के लिहाज से सबसे संवेदनशील प्रदेश है। आप मुख्यमंत्री को, इतने सशक्त जनादेश के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को उसमें बुलाते तक नहीं है, फिर यहां बैठकर आप ज्ञान बांटते हैं जनता को कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम नहीं किया। अरे मैं तो समझता हूं, एक मिनट सुनिए, ये मंजे हुए राजनेता उमर अब्दुल्ला जो अभी तक इनके साथ फिर भी कैसे ना कैसे करके कोशिश कर रहे हैं सरकार चलाने की। हकीकत यह है कि अगर स्टेटहुड नहीं मिली तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और तमाम गठबंधन को यह फैसला ना करना पड़ जाए कि भैया अगर आपने नहीं देनी हमें सरकार तो हम इस्तीफा देते हैं। और एक बार कहा भी उमर अब्दुल्ला ने, तो आप बना लीजिए ना सरकार, क्योंकि वही आप चाहते हैं आज भाजपा की सरकार आपसे बहुत 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे। हसास यूटी होने के नाते भी सीएम को नहीं बुलाया जाता है, ये बड़ा पॉइंट है, जाहिर सी बात है। हमने देखा कि एलजी भी जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए, लेकिन सीएम को नहीं मदु किया जाता। इसको समझने की जरूरत है। जगदीप जी मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। कांग्रेस की आदत बन गई है झूठ बोलने की। लगातार पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर में झूठ बोलने के सिवा कांग्रेस कुछ कर नहीं रही। पूरे देश में अलग अलग, कभी वोट चोरी का झूठ बोलते हैं, कभी संविधान खतरे में है, ऐसा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने इनको जवाब दे दिया। जगदीप जी अपनी बारी मैं नहीं बोली हूँ, अब मेरे बारे में वोट चोरी पर मत जाइए, फिर मुझे बोलना पड़ेगा। जो सवाल पूछे उन पर आइए ना। बिल्कुल नहीं, आपकी बारी 30 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, सोर्स कोड आप देते नहीं, 65 लाख काट दिए, 60 लाख बढ़ा दिए। आप उस पर मत जाइए ना, मुद्दे पर रहिए, फिर वोट चोरी पर मत जाइए। वोट चोर तो हम हो, वोट चोरी की सरकार है, ये वोट चोरी का प्रधानमंत्री है। गुमराह मत करिए। रही बात कांग्रेस एलजी पर भी निशाने साध रही है, जिसको लेकर एनसी कहती है कि भाई डुअल पावर निजाम में काम सही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये मुद्दा अहम है ये। जो अपने बेटे की सगाई में 8,000 रुपए की थाली परोसता है, अपने मेहमानों को पैसा लगाता जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ये डिबेट डिरेल मत करिए प्लीज। नहीं फिर बताइए ना, आप गवर्नर की बात कर रही है तो मैं बताऊं किस किरदार का मालिक है जो आपने यहाँ बिठाया है।
जबरन हमारे सरों पर। रही बात आकाश, 1200 सुनिए, करोड़ मुझे का किसी के गड़बड़ झाला है, पर्सनल नहीं तो जाना, जवाब जब दिया किसी आपने के पर्सनल जाएंगे तो जल आपकी शक्ति कांग्रेस विभाग की का। पूरी तो आप पत्ते वोट चोरी खुल पर मत जाएंगी, रहिए, मैं कांग्रेस नहीं ने क्या टोकना किया चाहता है। ठीक है, किसी पत्ते के मत पर्सनल खोलिए। नहीं एनसी जाएंगे। सरकार, मुद्दे पर पीडीपी रहिए। डिबेट और चल भारतीय रही है, जनता वोट चोरी की बात पार्टी इन्होंने जो की, कि हर मुझे वक्त ये बताना कहती पड़ा रहती है कि कि जम्मू वोट चोर कश्मीर हो में आप। सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को चार चांद लगे हैं, जम्मू कश्मीर की जो वजूद है वो पहले से बेहतर हुआ है 2019 के बाद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये तमाम चीज़ें बेहतर हुई हैं तो फिर रियासत की बहाली आखिर कब की जाएगी। और दूसरी तरफ जो कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं, चाहे सरकार की जानिब से हो या फिर अपोजिशन पार्टियों, छोटी पार्टियों की तरफ से हो, क्या ये कोशिशें काफ़ी हैं इतनी, या फिर इसका कोई असर नहीं पड़ता मरकजी सरकार पर? उन्हें जब देना होगा तब देंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।